अब हमें देखना है पाठ के प्रश्न और इसके उत्तर। बहुत आसान है। पाठ है आप लोगों का 4, हमारी वित्तीय संस्थाएं। प्यारे बच्चों, पहला पाठ है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की आवश्यकता होती है। उद्यम किसको कहा जाता है? जो भी आदमी कार्य करता है उसी को उद्यम कहा जाता है। जैसे आप पढ़ने का उद्यम कर रहे हैं, हम पढ़ाने का उद्यम कर रहे हैं। इन उद्यम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता होती है। कोई भी काम करने जाइएगा तो पैसे का आवश्यकता पड़ता है। अतः वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति जिन संस्थाओं के द्वारा की जाती है उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। ये वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः राज्य संपोषित और देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर कार्य करती है। जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं ये राज्य द्वारा संपोषित होती हैं और भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश ये जैसे जैसे बताता है उसी पर आधार पर ये काम करते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों को ऋण अथवा साख की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है हर साल खेती करने के लिए किसान लोग ऋण ले लेते हैं। पैसा उन लोगों के पास रहता ही नहीं है। किसानों के पास आय की कमी होती है, किंतु उन्हें कृषि कार्य में पूंजी की आवश्यकता होती है। एक तो उन लोगों के पास पूंजी कम होता है और दूसरा उनको खेती भी करना है। अपनी फसल को बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण मौसम की मार से किसानों की आय और कम होती जाती है। एक तो बारिश कभी हो गया, कभी बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये सब से भी प्रॉब्लम हो गया और अपना फसल बेचे तो उचित मूल्य भी नहीं मिल पाया। किसान को पुनः उत्पादन करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। अब दोबारा जब रोपने जाएगा तो फिर पैसा लगेगा। इस ऋण से वे रासायनिक खाद तथा बीज खरीदते हैं। किसानों को हमेशा पैसे का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी रहती है। कभी फसल का दाम सही नहीं मिल पाता है तो कभी मौसम की मार से उन लोगों का सब लॉस चला जाता है, इसीलिए उन्हें हमेशा ऋण की जरूरत पड़ती है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता की परिभाषा लिखें। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, अर्थात वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं, सहकारिता कहलाता है। कई राज्यों में सहकारिता के माध्यम से लोगों ने अपना समुदाय का आर्थिक विकास किया है। जब कभी क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके स्वेच्छापूर्वक मिल गए, स्वेच्छा मतलब होता है अपने इच्छा से मिल करके सामान्य स्तर पर आर्थिक हितों को पूरा करते हैं, सहकारिता कहलाता है। मतलब कि कोई मिल गया, मिल करके अपना काम धंधा कोई शुरू कर लिया, कुछ पैसा जुटा करके समूह चलाने लगा, इसी को कहा जाता है सहकारिता। सहकारिता के माध्यम से लोग ने अपना समुदाय आर्थिक विकास किया है, मतलब अपना विकास किया। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह प्रायः महिलाओं द्वारा बनाया गया एक अनौपचारिक समूह है। यह महिलाओं द्वारा बनाया गया एक अनौपचारिक समूह, मतलब कि कोई लिखित समूह नहीं है, ये बस ऐसे ही बना लिया गया एगो ग्रुप है। समूह की महिलाएं अपनी आर्थिक क्रियाकलापों गतिविधियों से बचत करती है। स्थापना के कुछ दिनों के बाद तक वो साख का निर्माण करती है, भरोसा बनाती है अपने आप में। यह समूह बैंकों से ऋण लेती है, सदस्यों की जरूरत कार्य को पूरा करती है, यह विकास की क्रिया गतिविधि चलाती है
आजकल स्वयं सहायता समूह को महिला सशक्तिकरण का एक सरल और सशक्त माध्यम माना जा रहा है। समूह बनाया, 10 महिलाओं ने, 12 महिलाओं ने, 15 महिलाओं ने थोड़ा थोड़ा अपने घर से बचत करके एक साख का निर्माण किया गया। साख मतलब एक भरोसा बनाया गया, उस भरोसा से फिर बैंक से ऋण लिया गया, ज्यादा पैसा मिल गया, समूह में अब पैसा आ गया है, तो उस समूह के पैसे को अब उन्हीं औरतों में से कोई कोई ले जाएगी, अपना काम करेगी, फिर वो पैसा क्या कर देगी, वहां से वापस कर देगी। इससे क्या होता है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का एक जो आत्मविश्वास है वो बन जाता है। जैसे किसी को सिलाई मशीन खरीदना है, 10,000 रुपये लग रहा है, अब उसके पास 10,000 रुपये नहीं है, तो समूह में से पैसा निकालेगी, सिलाई मशीन से कमा करके फिर पैसा वो क्या कर देगी, वहां से वापस कर देगी। तो ये स्वयं सहायता समूह होता है। राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा जाता है? राज्य के वित्तीय संस्थानों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। संस्थागत में जितने भी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, मध्य ग्रामीण बैंक हुआ, पैक्स हुआ, ये सब आता है। और गैर संस्थागत में महाजन, महाजन देने वाला, सेठ साहूकार, किसान, रिश्तेदार आदि आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के सहज स्रोत हैं। रिश्तेदार भी पैसा दे देते हैं, आपको पैसा लगा का जरूरत हो तो कोई कोई होता है जो सूद पे पैसा चलाता है, तो वो लोग दे देता है। ये गैर संस्थागत है, ये लिखित दस्तावेज कुछ नहीं लेते हैं, बस मुंह जबानी पैसा चलता ही लोगों का। सबसे अच्छा है उनसे पैसा लीजिए और वापस ही मत कीजिए। लेकिन ये संभव नहीं है, तुमको बेइज्जत करके रख देंगे वो लोग, सही बता रहे हैं हम। रोज द्वार पे जाके 10 को गाली देने लगेगा, हल्ला मचा देगा वो। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्ज किसी का नहीं खाना चाहिए, किसी का 1 रुपया उधार रखना नहीं चाहिए, बहुत घातक सिद्ध होता है। क्योंकि देखो, कर्ज का सूद बढ़ता है। आपके दृष्टि में मान लो, आपको पता है, आप कृष्ण जी का देखोगे, कृष्ण सुदामा मिलन जब, तो कृष्ण जी के घरे सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे। 3 मुट्ठी केवल चावल लेके गए थे, और उनके बदले में कृष्ण जी 3 लोक देने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा क्यों, बताओ अब, ऐसा क्या है? वहां पे कुछ बात बताए हैं आपको। कृष्ण जी को कितना मुट्ठी ले गए थे चावल? केवल 3 मुट्ठी, लेकिन ये वापस क्या करने वाले थे? क्यों ऐसा क्यों किए? क्योंकि उस समय सुदामा का टोटल जो संपत्ति था वो 3 मुट्ठी चावल था। यानी कि सुदामा अपना कुल संपत्ति लेके दे दिया किसको? कृष्ण जी को। तो बराबरी 3 मुट्ठी चावल से होगा। वो अब इनका पूरा संपत्ति वापस करेंगे तब ना जाकर वापस होगा। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? आपका अगर कोई हेल्प करे, बड़े हो जाना चाहे बड़े, जब आप कमाने लगना, अगर आपका कोई हेल्प किया है तो अगर पैसा से हेल्प किया है तो उस पैसा का वैल्यू मत देखना, ये देखना कि वो अपने औकात के बराबर दे दिया है। जैसे कोई 10 रुपये था, वो तुमको 10 रुपये दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना टोटल के टोटल संपत्ति दे दिया। बात समझ में आ रहा है? अगर टोटल का टोटल संपत्ति ने दे दिया, 10 रुपये था ही उसके पास, और टोटल दे ही दिया, तो सब तो सभी दे दिया, अब उसके पास बचल कहाँ? तब तुमको वापस खाली 10 रुपये करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो वापस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबरी करना पड़ेगा ना। वो अपना टोटल संपत्ति एक तरह से दिया है। कृष्ण जी वही कर रहे थे वहां पे कि ये अपना पूरा अपना धन दे दिया, हम भी अपना क्या कर देंगे, पूरा धन दे के इनको वापस कर देंगे। अरे देखे होंगे शादी ब्याह चाहे कोनो जाता है कोई, तो जौवन कपड़वा लेके जाता है वह कपड़वा वापस मिल जाता है मम्मी को। तो क्या किया जाता है कि जौवन तू लेके आयल हो तो उन्हें लेके वापस चल जा, मतलब जितना तू वैल्यू के लाए उतने वैल्यू के लेके चल जा, वही ना किया जाता है ना। तो उतना वैल्यू के जाके बाजार में मिला ना, कौची है वही दे दीजिए, काम खत्म किया। वही कृष्ण जी कर रहे थे। चलो देखो, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार का जमा राशि स्वीकार करते हैं?
व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार का जमा राशि स्वीकार करते हैं। एक अस्थाई जमा। अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि, जैसे 1 बरस, इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है। इस अवधि के अंतर्गत साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती है। इस प्रकार के जमा को सावधि जमा कहा जाता है। एक निश्चित समय के लिए पैसा दे दिया गया कि इससे पहले अब नहीं मांगेंगे, तो इसको कहा जाता है अस्थाई जमा, फिक्स डिपॉजिट, एफडी इसी को कहा जाता है कि एफडी करा लिए है कि बस पैसा जमा करेंगे, वापस नहीं मांगेंगे। हम लोग का ये जो चालू जमा होता है, आज जमा किए कल निकाल लिए, ये चालू जमा है। चालू जमा में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति इच्छा अनुसार रुपया जमा करता है और निकाल सकता है। इसी में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। इसे मांग जमा भी कहा जाता है। पैसा डाला गया, तुरंत निकाल लिया गया, इसमें किसी प्रकार का रोक छेक नहीं रहता है। इसको कौन सा जमा कहा जाता है? चालू जमा। संचयी जमा क्या है? इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का एक निश्चित रकम तक ही सीमित है। मतलब क्या हुआ कि आप एक बार में 10,000 जमा कर सकते हैं, लेकिन निकाल 2,000 सकते हैं। जमा करने का लिमिट नहीं है, निकालने का एक लिमिट है। एटीएम वाले ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? फोन पे वाला ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? फोन पे में आप 1 लाख से बेसी भेज नहीं सकते हैं एक दिन में, कितना भी अर्जेंट हो। भले आप जमा कर दीजिए 5 लाख एक दिन में जाकर के। एटीएम कार्ड से आप 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो क्या बनाया है? आप जमा तो ले आके 50,000 करके आए, लेकिन निकलेगा कितना? खाली 25,000। तो उसको कौन सा जमा कहा जाएगा? संचयी जमा। इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। आप फोन पे स्कैनर से डायरेक्ट अपने मोबाइल से अगर स्कैन कीजिएगा फोटो से, तो उसमें से 2,000 से ज्यादा बेसी नहीं जाता है, 2,000 जाएगा। तो क्या बनाया है? संचयी जमा बनाया है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। इससे ज्यादा जमा निकाला होगा तो आपको बाहर से स्कैन करना पड़ेगा। एक होता है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में क्या होता है कि खाते में बैंक अपने ग्राहकों से एक निश्चित रकम जमा के रूप में 5 साल 6 साल के लिए ग्रहण करता है, और इसके बाद एक निश्चित रकम दे देता है। हाँ, सो जाओ। कुर्सी बना लिया है उसको। हाँ, कन्हवा पर मुड़िया रख के कह रे हेडक है, कुछ हो गए? बैंक में पैसा का जमा किया है? बैंक कितने प्रकार से पैसा जमा कराता है? 4 प्रकार से। एक तो अस्थाई जमा हो गया, एक चालू जमा। हम लोग का जो अकाउंट होता है वो कौन सा जमा होता है? ज्यादातर चालू जमा होता है। जैसे अब छात्रवृत्ति का पैसा आता है, फट देने जाकर निकालने चले जाते हो, तो उसको कौन सा जमा कहा जाएगा? संचयी जमा। देखो, छात्रवृत्ति का पैसा आए, चाहे साइकिल का पैसा आए, चाहे ड्रेस का पैसा आए, हमसे मत कहा करो, दुख लगता है, क्योंकि हमको ये सब कुछ मिला बोला अभी तक। लेकिन लेकिन एगो बात है कि कैसन पैसा हमारे में ढेर आया था एक बार अकाउंट में, बताए थे ना। हमको लगता है कि कोई वो हेडमास्टर थे, घोटाला किए थे, और घोटाला वाला पैसा हमारे में डलवाए थे। हमसे पूछे वो कि पैसा वैसा कुछ जात हुई आपके अकाउंटवा में? ना, कुछ नहीं गया, भागा तारा के ना भागा तारा, तार घरे के पैसा हो, 1 रुपया ना दे तारा के हम। हाला करब तो हम जाके केस कर देम तोहरे पे, ऊपर से नौकरियो जाई, पैसा वो गोल ना हो जाएगा जी। हम जाके केस ना कर देंगे कि ये आदमी दूसरा लड़का का पैसा हमारे अकाउंट में डलवा रहा है, तो हमको सब कोई कहेगा वाह कितने सत्यवादी हैं, और वाह कितने भ्रष्टाचारी हैं उनको।
आ जौना घरवा के लइकवा के पैसा जात होई उ तो डांटा लेके खोजत रही हमेशा। कहाँ बा मास्टर बा धराइम 4 घंटा करके हैं? हम ले जाके वो पैसा वापस कर मान लो कि 5,000 आया है ना, उससे 500 रुपया बबुआ ले और देख 500 रुपया ही लो ना दे देनी तोरो 4,500 ही नहीं को घोटाला कर। देखो कितना कितना पैसा आया है, कौची का पैसा है क्या जाने वैसे ही पैसा आ जाता है। तुम लोग का जी, तुम लोग का भी आया है? ए रुको, तो तू लोग को कैसे पता कि छात्रवृत्ति का पैसा आया है? बैंक मोबाइल मैसेज आ गया? तुम लोग का नहीं आया? तुम्हारा आ गया? कितना आया है? ए चुप रहो जी। ठीक है चुप रहो अब। नहीं सही है, जो भी गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट अभी एक्टिव है, इलेक्शन है ना, पैसा बहुत डाल रहा है अभी। हो गया, चुप रहो अब, है चुप रहो। भारत में सहकारिता का शुरुआत किस प्रकार हुआ? 19वीं सदी के आरंभ में ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की चिंताओं ने भारत में सहकारिता को जन्म दिया। शहरों का विकास तो हो रहा था, गांवों का विकास कैसे हो? अभी गांवों में जाइएगा तो 2-3 गो स्कीम चलता है, 10-10 रुपये वाला स्कीम चलता है, 10-10 रुपये जमा करना है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने वाला स्कीम चलता है, ढेर सारा स्कीम चलता रहता है। गांवों के विकास के लिए ग्रामीणों को सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराना इनका उद्देश्य था। अतः 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। अब गांव में या नगर में कोई 10 व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते थे। 1912 ईस्वी में अधिनियम ने 1904 के अधिनियम में संशोधन कर दिया तथा सरकारी समितियों की कार्य प्रणाली से सुधार लाया गया। 1914 में मैक्लेगन समिति की स्थापना की गई। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ सहकारिता को बल मिला। आज ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में यह बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या है? सबसे पहले इसका स्टार्ट किया गया 1904 में, 1912 में संशोधन किया गया और सुधार किया गया। 1914 में मैक्लेगन समिति बना और उसके लिए एक समिति बना दिया गया। 1935 ईस्वी में जब आरबीआई आया तो उसको पूर्ण रूप से एक मान्यता प्राप्त कर दिया और अभी तक वो काम कर रहा है। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवारों को, दोनों खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा होकर, दोनों तू ही दोनों को बोल रहे हैं, क्या मजाक बना के रखा है? खड़ा रहो सही। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था जारी किया गया उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा गया। स्वयं सहायता समूह से कोई जुड़ ही नहीं रहा था, तो एक योजना आया सूक्ष्म वित्त योजना। उसके द्वारा क्या किया गया? उसके द्वारा क्या किया? गांव, कस्बा, जिला आदि में जो गरीब परिवार है उसको जोड़ा गया स्वयं सहायता समूह से और जोड़ करके उनको ऋण दिया गया कि पैसा लीजिए, अपना काम कीजिए। सूक्ष्म वित्त योजना के तहत छोटे स्तर पर ऋण अथवा साख की व्यवस्था कराई जाती है। यह व्यवस्था गांव के छोटे किसानों के लिए है। गांव के जो छोटे मोटे किसान हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था है कि वो लोग वहां से ऋण ले सकते हैं। गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है? उदाहरण के साथ लिखे। गैर सरकारी किसको कहा जाता है? सेठ, साहूकार, महाजन,
ये सब गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। ये बिना कागजी दाव पेच के पैसा दे देते हैं। वित्तीय संस्थाओं में एक ऐसी भी संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो जरूरतमंद लोगों को ऋण देने के कार्य करती है। इसमें हम साहूकार, महाजन, रिश्तेदार आदि को शामिल करते हैं। अरे पैसा वैसा का काम रहता है तो आदमी बीमार उमर पड़ता है तो बैंक के पास थोड़ा नहीं जाता है, किसी रिश्तेदार के पास, अगल बगल किसी आदमी के पास जाता है कि देखिए दे दीजिए, हम आपको इतने दिन में पैसा वापस कर देंगे। वर्तमान समय में बिहार में गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि अशिक्षा व गरीबी के कारण गांव में रहने वाले किसान अपनी जरूरतों के लिए आज भी ऋण इन्हीं साहूकारों और महाजनों से ले रहे हैं। इनसे ऋण शीघ्र और आसानी से प्राप्त हो जाता है, साथ ही उन्हें कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती। हम बता नहीं रहे कि रिश्तेदार से पैसा मांगिएगा कि पैसा दे दीजिए, अगर वो रिश्तेदार होंगे वैसा तो पैसा दे देंगे। वो तो क्या मांगे कि कागज के लिए स्टाफ पेपर पर लिखिए, बस मुंह से कहे वो दे दिए। तो ये लोगों में कोई कागजी, अच्छा बैंक के पास जाइए, अब कोई बीमार है, इलाज कराना है, बैंक आपको पैसा दे देगा, मरियो जाइएगा तो वो ना पैसा देगा। वो बोलेगा कि ये कागज भरिए, तो नहीं बैंक का छुट्टी है तो ये है तो वो है, कल आइएगा, इस पर साइन करा के लाइए, इस पर मोहर मरवा के लाइए। पता चला कि आदमी आईसीयू में बैठल बैठल ताकत अभी पता चल कि पैसा मिलत मिलत वह भगवान से जाके मिल गया, ना हो जाएगा ऐसा न। लेकिन अगल बगल से पैसा मांगने जाइएगा, जैसे ही बोलता बीमार है, अच्छा कोई बात नहीं, ले जाइए जाइए, दे देता है आदमी। तो ये अपना काम कर नहीं रही है, ऋण देने का कार्य कर रही है ना। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बैठो दोनों, बोर्ड इधर है, ठीक है, तो मुंह भी इधर होना चाहिए, मुंह दीवार की तरफ का हो जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। इसी प्रश्न को एक और बार पूछा है, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश भर के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहा जाता है। जो भी संस्थाएं हैं ये साख नीतियों का निर्धारण करती है, निर्देशन करती है, वित्तीय प्रबंधन का कार्य करती है, इसी को कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थानों को दो भागों में बांटा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? जिस मुद्रा बाजार के अंतर्गत उद्योग व्यवसाय के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर, जिसमें बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती है, जैसे ग्रामीण महाजन, सेठ, साहूकार, स्थानीय व्यापारी, रिश्तेदार। भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यवसाय बाजार के लिए दीर्घकालीन वित्तीय प्रबंधन का व्यवस्था की जाती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। भारतीय पूंजी बाजार का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, प्रतिभूति बाजार और औद्योगिक बाजार। जैसे जो भारत का वित्तीय संस्थान है उसको दो भागों में बांटा गया, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अगर ज्यादा टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए तो भारतीय पूंजी बाजार पैसा वो आपको ऋण के रूप में देगा, अगर कम समय के लिए कुछ चाहिए तो भारतीय मुद्रा बाजार देगा। भारतीय पूंजी बाजार को वर्गीकरण भी किया गया, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं चार वित्तीय संस्थानों पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र, बड़े बड़े एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। इसके कारण राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थाओं का काफी योगदान होता है।
भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में सुसंगठित बाजार है जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। भारत का यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसमें विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम प्रभावित हुआ है। भारत का ये पूंजी बाजार बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों का कार्य का वर्णन करें। तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां जिसको पैक्स कहा जाता है, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक। खड़ा हो जाओ, हाँ तू ही दोनों खड़ा हो जाओ। एगो बैग लिया है तो एगो और बैग सरिया के, एगो बैग सरिया का और छीन रहा है। क्या कठिनाई है तुमको? आए क्या लगा रहे थे? लीड लगा रहा है। इंक कहाँ लगा रहा है ना? अच्छा ये लग गया। कैसे लग गया इंक? क्या रे? दोनों उजर उजर पेन के आया है। मार्कर होगा मेरे पास। आओ दोनों आओ। अरे इस मार्कर का कहीं तो यूज हो। आज से 2-3 साल पहले हम इसका बड़ी यूज करते थे, दर्जन के दर्जन खरीद के लाते थे। आओ इसको क्या तकलीफ हो गया जी? दशहरा आया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थागत वित्तीय स्रोत में कौन कौन आएगा? बोलो। सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। बारी बारी से देखेंगे हम लोग कि कौन क्या है। प्यारे बच्चों, सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्यों के लिए किसान अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। यह कई स्तरों पर अपने स्रोतों से कार्य करता है। सहकारी बैंक जो है वो कम समय के लिए भी, अधिक समय के लिए भी और बहुत ज्यादा समय के लिए भी ऋण दे सकता है। पैक्स जो है ये कृषि उत्पादन कार्यों के लिए अधिकतम 1 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। पैक्स में जो पैसा मिलता है वो कृषि के लिए मिलता है और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए मिलेगा? बस 1 वर्ष के लिए। भूमि विकास बैंक कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था है। ये जो भूमि विकास बैंक है ये कृषि में सुधार के लिए लंबे समय के लिए पैसा दे सकता है। पैक्स कितने दिन के लिए पैसा देता है? 1 साल के लिए। सहकारी बैंक कम समय के लिए भी देता है, मध्यम समय के लिए भी देता है और बहुत ज्यादा समय के लिए भी देता है। व्यावसायिक बैंक भी अपने राज्य स्तरीय दायित्व के अंतर्गत शाखाओं का विस्तार करते हुए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों को, कारीगरों को, अन्य कमजोर वर्गों को जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ऋण अथवा साख उपलब्ध कराते हैं। और नाबार्ड जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों को वित्त सुविधा प्रदान करता है। नाबार्ड जो है ये भी सब कोई अपने अपने तरीके से पैसा जो है उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक बैंकों के कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे जमा राशि स्वीकार करना। सबसे पहले उन लोगों का काम है जमा राशि स्वीकार करना। दूसरा ऋण प्रदान करना।
पहला काम है उन लोगों का कि पैसा जमा करने जाइएगा तो पैसा ले लेता है। दूसरा काम है कि पैसा दे देता है, ऋण प्रदान करना। तीसरा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। और चौथा एजेंसी से संबंधित कार्य। जमा राशि स्वीकार करना किसी भी बैंक का पहला काम है। सबसे पहला काम है कि पैसा ले लेगा। आपको पता है आपका खाता अगर बंद भी हो चुका है तो उसमें पैसा जमा हो जाएगा, निकलेगा नहीं। पैसा जमा करने के लिए सिग्नेचर नहीं लगता है, निकालने के लिए सिग्नेचर लगता है। पैसा आप जमा करने जाइएगा, आप पैसा जमा किसी के अकाउंट में करा सकते हैं, अपने अकाउंट में से खाली पैसा निकाल सकते हैं, आप दूसरा के अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखता है। अधिकांश लोग अपने बचत को चोरी होने के डर से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक के लिए भी इस प्रकार के जमा राशि का विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वो खुद लाभ कमाते हैं। बैंक वालों को आपसे पैसा से क्या फायदा है? अरे बहुत फायदा है। बैंक वालों को आपसे के पैसा से बहुत फायदा है। आप उसके पास पैसा रख के आए, वो क्या करता है तो उसी पैसा को ऋण के रूप में किसी को दे देगा। तो बोलेगा कि हमको कैसे देगा, कोई और जमा करी, ओकर पैसा उठा के तारा के दे दी। वो लेन देन करवाता रहता है। 100 आदमी से पैसा लिया तो 100 आदमी में से इन्हें उन्हें करता रहता है पैसा। कोई जमा करता है तो कोई लेता है, कोई जमा करता है कोई लेता है, तो उसी में लेन देन करता रहता है। तो खुद भी पैसा कमाता है ऐसे ही दे करके वो। दूसरा काम क्या है? ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना व्यावसायिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य है। पहला मुख्य कार्य है कि पैसा ले लेगा आपसे। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसकी एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंकों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सब पैसा दे देता है तो खाली हो गया बैंक में सब पैसे बांट दिया, ऐसा नहीं करता है। एक निश्चित पैसा हमेशा रखले रहता है ताकि लेन देन करने में दिक्कत ना हो। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं और ऋण पर ब्याज कमाते हैं। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, इसमें क्या करता है? जमा राशि स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने के बाद अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में कुछ और कार्य भी होता है, जैसे यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, लॉकर की सुविधा देना, एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, व्यावसायिक सूचनाएं आंकड़े एकत्र करना। इन सभी कार्यों को सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। ये सभी काम करता रहता है। व्यावसायिक सूचनाएं देना, आंकड़े एकत्र करना, एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड देना, ये सब उपयोगिता संबंधी कार्य है। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंट के रूप में भी सेवा करता है। एजेंट के रूप में, एजेंट यानी कि दलाल के रूप में। ये चेक, बिल तथा बैंक ड्राफ्ट का संकलन कर उसका निपटारा करवाता है। ब्याज का लाभांश संकलन तथा वितरण करता है। ब्याज को किस्त, बीमा की किस्त का भुगतान कर देते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और बैंक ड्राफ्ट कोष हस्तांतरण आदि क्रियाएं करते हैं। ईएमआई कटता है। ईएमआई आप डायरेक्ट बैंक से कट जाता है, आपका उसमें कोई हाथ नहीं है, तब बैंक के ना पैसा दे रहा है उसको। ईएमआई में होता क्या है? डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया, वो फिक्स है कि 2 तारीख 5 तारीख को आपका पैसा इतना कट जाएगा। तो ईएमआई वगैरह का काम कौन करवाता है? एजेंसी संबंधी कार्य कर रहा है, ये बीच में दलाली का काम कर रहा है बैंक। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है? सहकारिता का मूल तत्व निम्नांकित है। सहकारिता का मूल तत्व है सदस्यता और स्वैच्छिक। सदस्य बनने के लिए कोई किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। लोग इच्छा होने पर इसके सदस्यता ग्रहण करते हैं। सबसे पहले का कंसेप्ट सहकारिता का यह है कि इसका सदस्य बनने के लिए किसी को टॉर्चर नहीं करना है कि आप सहकारिता का सदस्य बन जाइए। दूसरा मूल तत्व यह है कि इसका प्रबंधन तथा संचालन जनतांत्रिक आधार पर होता है। इसके सदस्य के बीच धनी गरीब अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी सदस्य एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हैं।
सहकारिता का दूसरा शब्द है कि इसमें ऐसा नहीं कि अमीर को ले लिया जाए, गरीब को छोड़ दिया जाए, नहीं, कोई भी आना चाहे आ सकता है, कोई भेदभाव उसमें नहीं होता है। सहकारिता का तीसरा मूल तत्व है, इसके आर्थिक उद्देश्य में भौतिक और सामाजिक तत्वों की सम्मिलित रहते हैं। इसकी स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी कि परस्पर लूट खसोट से कोई धनवान न बन जाए, पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे को लाभ पहुंचाना इसका मूल उद्देश्य है। राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका क्या है? बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ खेती भी मानसून पर आधारित है। सामान्यतः खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। खेती ही बिहार वासियों का जीविका का आधार होने से आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहारी कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश हैं। बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, बीड़ी निर्माण, जूता एवं ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। सहकारिता में ग्रामीण व्यवस्था को काफी लाभ प्राप्त हुआ है और लोगों को जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। सहकारिता से क्या होता है कि छोटे मोटे व्यापारी, कृषक मजदूर, छोटे छोटे मजदूर, उन लोगों को पैसा कुछ मिल जाता है। इस कारण से ढेर सारा काम वो लोग उसके कारण कर लेते हैं। तो ये सहकारिता में, बिहार के राज्य में सहकारिता का बहुत बढ़िया भूमिका है, चल रहा है। ज्यादातर ये भूमिका कागजों पर ही है, रियलिटी में इसका कोई महत्व नहीं है। अभी आता है ना नरेगा, आपको पता है नरेगा में रोजगार देना है 100 दिन के लिए, उसमें इतना जबरदस्त घोटाला है सब, तो उस घोटाला का पोल खुल जाता है तो हालत खराब हो जाता है वो लोग का। अब पोल खुलेगा कहाँ से? पूरा तरह से एक तरह से भ्रष्ट आदमी भरले है चारों तरफ, मुखिया से लेके डीएम तक पैसा खा के बैठा है। बोलेगा के? अरे छोड़ो ना, बोलेगा के? वो लोग को तो बात छोड़ दो, आपके सरकारी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, वो गार्जियन जाके आवाज उठाते हैं? एक गो जाके कहियो स्कूल में, चाहे कहियो न्यूज में जाके बोले कि उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ना बोल पाएंगे ना, खाली घर में बकबक करेंगे, लड़कवा पे खाली खिसियाएंगे, लड़का हमारे पढ़त नहीं खे। अरे ओकरा के पढ़े भेजले बड़ा, ई जाके देखा ना हम क्या करता। वो जो चारों तरफ से हाथा मारल बना, वो हाथा फान के इन्होंने दौड़ता, वो पता चल भेजला नहीं है स्कूल में, वो पहाड़ में जाके खदान में नहाता। होता है। अब तो हेनिया छेका गया स्कूलिया है, पहले छेकाइल ना था तो दिखता था साफ, जाता था लइकवा आ ये हमें के जो हाथा मारल है हमसे फान फान के बेग फेंक फेंक के बाहर भाग जाता था। गया हाजिरी भरवाया, आ गया। अभी होता है, बस दिखाई नहीं देता है अब हम लोगों को, क्योंकि अगवा सब घर बन गया, वो लोग का आराम हो गया। अब बेचारा चारों तरफ से घर बन जाएगा तो और आराम हो गया, बढ़िया से भाग जाएगा सब ना। अभी कहता है सब लिखवा कि हाजिरी भरने के बाद स्कूल में टीचर आते ही नहीं है, सब वहीं में बैठ के हल्ला कर रहा है। छुट्टी के टाइम घंटी बजता है, बस चलो हो गया, अब चलो चलते हैं, अब घरे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती हैं? स्वयं सहायता समूह में 15-20 व्यक्तियों की मुख्यतः महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। स्वयं सहायता समूह अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण की व्यवस्था कर सदस्यों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वास्तव में स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा ही आरंभ किया जाता है, क्योंकि घर के काम खत्म करने के बाद इनके पास काफी टाइम बचल रहता है। घर के काम खत्म करने के बाद ढेर टाइम बचल है तो चलो समूह चलाओ। समूह में करना क्या है? मुंह चलाना है जाके। अरे तो मुंह चलाएंगे तभी ना समूह चलेगा जी, अजब हाल है। मुंह जाके गूंग लेकर बैठ जाओगे तो समूह चलेगा? कुछ तो जाके बोलना पड़ेगा ना, इसे जाके समूह में से बैठ जाओ। अभी आप लोग पढ़ने आए हो तो हम मुंह चला रहे हैं तभी ना पढ़ रहे हो, हम बैठ जाएंगे ऐसे गूंग के जैसन। आप लोग ऐसे बैठ जाओ, हो गया पढ़ाई।
समूह में मुंह चलाना पड़ता है। बैंक से ठीक है। अरे हम लिखे हैं, देखो तो ये, क्योंकि घर के काम खत्म करने के बाद इनके पास क्या बचा रहता है, काफी समय बचल रहता है, तो इन लोगों से समूह बनवाया गया। चलो समूह बनाओ। महिलाएं आजकल इतना बेकार है। अभी एक बुजुर्ग थे, कहिया की बात है, अभी रियलिटी बता रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। वो हमसे कह रहे थे ना कि हम गीता सुनाना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम मनवा में कहे कि अब सुनाना ही क्यों चाहते हैं, अब बताइए ना हमको। अरे भैया जब सुनने नहीं करते तो बकबक के लिए बड़ा, ना तो आपको सुनाना ही है तो आप चुपचाप लेके गीता का पाठ है आप बैठ जाइए, अपना पढ़िए, जिसको सुनना रहेगा वो सुनेगा। आप जबरदस्ती काहे सुना रहे हैं किसी को। हम कुछ बोले नहीं, मनमे में ये सब कह के चल आए, लेकिन जाइए बकबक कीजिए, होगा हम काहे कुछ बोले नहीं जाए। अरे आप उस सिलेबस थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं कि ना पढ़ा पढ़ा, फ्री का काम करने जा रहे हैं। तो आप माइक लेके बैठ जाइए, जिसको सुनना रहेगा वो सुनेंगे, जिसको नहीं सुनना रहेगा वो नहीं सुनेगा। आप जबरदस्ती कहिएगा गीता सुनो, गीता कैसे सुनेगी वो लोग हैं? गीता सुनना आसान है, सुनाने भी तो आना चाहिए। इतना बोरिंग चीज है, आपको पता है जितना भी अच्छा चीज है वो बोरिंग चीज होता है। जैसे कितना बोरिंग लग रहा होगा वो हम समझ सकते हैं। तो कारण है कि डर है, बैठे हुए हो कि नीचे नहीं के ताके के हेनियो नहीं के ताके के चुपचाप ऐसे मुड़ी को के देखत रहेगा बा, जब से सीन खत्म ना हुई तब से। नहीं तो इतने अच्छा रहता तो घरवा की तबिया उठा के कबो देखबो ना किया होगा। अभी तो हम गारंटी ले रहे हैं अगला पठवो कोई ना देखा होगा कि कौन पाठ है। तो ये इतना बोरिंग चीज है, ये तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो कोई जबरदस्ती कहे कि हमको सुनाइए, ऐसा कैसे। संस्कृति अच्छा है करा ले हाँ, प्राप्त बैंक से ऋण से महिलाएं स्वरोजगार का अवसर का सृजन करती है। जैसे क्या क्या काम करती है, ऋण प्राप्त करके गिरवी जमीन छोड़वा लेती है, बीज खाद खरीद लेती है, बांस कपड़ा आदि खरीदने पर घर बनवाने, सिलाई मशीन खरीदने इत्यादि के कार्यों में होता है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाती हैं। महिलाएं नियमित बैठकों को ही मीटिंग कहा जाता है। कहता मीटिंग में जा रहे हैं, यह मीटिंग कहलाता है। मीटिंग द्वारा महिलाओं की एक मंच प्रदान करती है। बताओ मंच प्रदान करने का मतलब, मीटिंग में कोई मुखिया तो होना चाहिए ना जो बोलेगा, तो वहां मुंह ना चलाना पड़ेगा। समूह चलाना है तो मुंह चलाना है। जहां तरह तरह के सामाजिक मुद्दों, जैसे अब वहां काम कैसा कैसा करना है, स्वास्थ्य पर बात कीजिए, तहर का हाल बा, कपार दुखात रहे ठीक बा, पोषण संबंधी कार्य, घरेलू हिंसा। देखो बात ढेर करना है, स्वास्थ्य पर भी, पोषण पर भी, घरेलू हिंसा पर। हम गारंटी लेते हैं सबसे ज्यादा बात इसी पर होता है। अगर समूह बनेगा वही बतिए होगा खाली, अरे हुंगा घरे न रोज करकरहट होला। हाँ आदि पर चर्चा कर पाती हैं। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण की कमी की समस्या से, फिर किसी के बारी है खड़ा होने का, चुप रहा करो। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण की कमी से समस्या से उबरने में मदद करते हैं। सुस्ती ना ले, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़े रहो। ये कुछ होता है बनते हैं टूट रहा है। एकत्रित पूंजी से निर्धन लोगों को कर्ज देती है। उन कर्जों पर वे ब्याज भी लेती है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए गए ब्याज से कम होता है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं छोटे मोटे स्वरोजगार करके कर आमदनी कमाती है, जिससे वे आर्थिक रूपों से सशक्त हो रही हैं और दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं।
उनका जीवन स्तर को उठाने की कोशिश करती हैं, अतः महिलाएं स्वयं सहायता समूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 खत्म हो गया।